विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति ये अध्याय चल रहा है और इसमें आज हम समझा रहे हैं आपको पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। यानी ये जो क्रांति का दौर चला, लोकतंत्र या समाजवादी शासन व्यवस्था लाने की जो मुहिम चल रही है विश्व स्तर पर, इसका परिणाम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, यानी दो गठबंधन हो गए देशों के। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये केंद्रीय शक्तियाँ थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे और इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। वैश्विक साम्राज्य का मतलब है कि ये विश्व के दूसरे देशों में अपना व्यापार कर रहे थे। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया और उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। रूस जार के प्रति जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, यानी जर्मनी का विरोध करने वाली भावनाएं ताकत पकड़ने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। इसलिए अब जर्मन पसंद नहीं आ रहा जर्मनी, तो उसका नाम चेंज कर दिया। जारीना यानी जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने, यानी ये भी जर्मन मूल की थी होने, और उनके घटिया सलाहकार, यानी इनके जो सलाहकार थे वो घटिया थे, और ख़ास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। यानी जो राजा का शासन था उसको और ज़्यादा अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। यानी जो पूर्वी मोर्चे में लड़ाई हो रही थी वो पश्चिमी मोर्चे से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इन मोर्चों पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, क्योंकि उनकी फसलें भी नष्ट हो गई, घर भी नष्ट हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, व्यापार पर, उद्योगों पर, जहां माल उत्पादित हो रहा था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई युद्ध की वजह से, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। अब इंसान भी ऐसे नहीं बचे जो मेहनत कर सकें। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ये भी बंद हो गई, ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। बताइए, तो जनता भूखों भी मरने लगी। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई।
1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे रोटी के लिए। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। यानी एक तरफ अमीर लोगों के और एक तरफ गरीब लोगों के। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, यानी जो जनता ने चुनी थी वो सरकार बची रहे। इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। यानी जार जो मतलब इस बनाई हुई इस निर्वाचित संसद को जो भंग करने की सोच रहा था उसका वो विरोध करने लगे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में वो नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी पुलिस वालों ने इनकार कर दिया गोली चलाने से और गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी और 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। यानी हम जनता पर गोली नहीं चलाएंगे और हड़ताली मजदूरों के साथ आ गए। वो जो हड़ताल कर रहे थे मजदूर उनके साथ आ गए और उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई, यानी अपने में से ही एक सरकार बनाई और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया था। अब फरवरी क्रांति में महिलाएं, अभी ऊपर जो हम लोगों ने देखा कि महिलाएं ही मोर्चा संभाले थी क्रांति का। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थीं।
लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा बासीलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था और उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थीं। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा बासीलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला कि हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर जा रहे हैं। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सो सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं और इस तरह से धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। यानी जितने भी मतलब महिलाएं काम कर रही थी सभी ने काम रोक दिए और जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। इस तरह से क्रांति पूरे जोर से हुई, हड़तालें हुई। और बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।